हमारे पास डॉक्टर सोहेल फ़ारूक पंगू जो हैं वो मौजूद हैं और पहले भी आते रहे और आप लोगों की बेहद फरमाइश पर मैंने दोबारा से इनको बुलाया ताकि एक मसला जो है हड्डियों का बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। लोगों की कमर में, घुटनों में और भी सर्वाइकल जो पेन होता है, वो गर्दन की जो हड्डियाँ होती हैं उसमें, इस टाइप के बहुत सारी और भी मसले मसाइल है जिसके ऊपर पहले भी हमने डिस्कस किया और आज भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोई भी आपके पास जहन में कोई सवाल है तो अगले ब्रेक में इंशाल्लाह आप सवाल करके डायरेक्टली लाइव में पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। और ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, और जैसे कि आजकल हर डॉक्टर फ़ौरन अगर हार्ट का ज़रा सा भी कोई मसला हो तो फ़ौरन स्टेंट डालने के लिए कह देता है, और घुटने का कोई मसला हो तो कहते हैं ऑपरेशन करवा लें, कमर का ऑपरेशन हो जाता है। तो ऑपरेशन से फिर ये होता है कि गारंटी कोई नहीं होती कि इंसान दोबारा सही तरीके से चल सकेगा। ये नहीं कि सारा ऐसे ही होता है, लेकिन ये कि तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत चल भी रहे होते हैं लेकिन बाद में वो स्टेचर पे आ जाते हैं। तो इस तरह के बड़े मसले मसाइल हैं, तो उसको हल करने के लिए आज डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि ये जो थेरेपी ये करते हैं या जो इलाज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, घुटने के बारे में, कमर की हड्डी के बारे में, सर्वाइकल पेन के बारे में, और जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी दर्द की नौइयत क्या होती है। तो आपको खुद ब खुद जो पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा हड्डी का पेन क्या होता है, किस तरह से शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है, कहाँ पर होता है, क्यों होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपको पहले तो खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। लोगों ने कहा कि भाई इसको ज़रा कंटिन्यू रखें, बताएं ज़रूर कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, इसलिए कि तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। इसलिए कि अभी हमारे जो खुराक है ना, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, पुराने ज़माने के लोग कहते थे ना पुराना चावल खाया हुआ है इसलिए ज़्यादा चल फिर रहा है। तो आजकल तो बड़ी यंग एज में ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। छोटे बच्चे तक जिस्म में दर्द की शिकायत करते हैं ना, तो इस टाइप की चीज़ें क्यों हो रही हैं और इसका क्या इसका इलाज जो है ना क्या है, और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। जी, पेन के हवाले से हमने वर्किंग जो है ना जी, वैसे तो 1985 से शुरू की। अच्छा, ठीक है। 2008 के बाद हम रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी में आए जिसके अंदर हम टिश्यू को रीजनरेट करते हैं। ठीक है। दुनिया में 2004 से ये शुरू हो गई थी। ठीक है। इसके अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ग्लूकोज के इंजेक्शन बने हुए, फैट के, अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल लेकर, तो मुख्तलिफ डिजीज़ जिनका नॉर्मल कन्वेंशनल सिस्टम में इलाज नहीं होता, ये उसमें किया जाता है। ठीक है। तो ये आजकल ज़्यादा क्यों हो गई, एक तो सेडेंटरी लाइफ है लोगों की, मोबाइल पे हम सब लोग बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, धूप नहीं लगती, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है जी। और तीसरा ये है कि डॉक्टर्स ने एडल्ट्स में कॉमनली यूज़ कैल्शियम का ओवर इस्तेमाल करवा देते हैं। इससे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्लॉगिंग हो जाती है जी। और क्लॉग होने से हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़ और बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो ब्लड में जब ऑक्सीजन सही नहीं जाती तो कैंसर वगैरह जो है ना, ये भी पथरी भी बनती है अगर ओवरडोज ले लें उसकी। कैल्शियम का ओवरडोज जो है या तो किडनी में या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर जो है ना किडनी वो बनती है पथरी। कैल्शियम की जी नॉर्मली जो है ना ग्रोइंग एज में ज़रूरत होती है, लैक्टेटिंग मदर्स में, लेकिन ये आम आदमियों में ज़रूरत नहीं होती जो एडल्ट्स होते हैं। जब इनको हम ओवरडोज देते हैं तो वो फिर आपकी आर्टरीज में इकट्ठा हो जाएगा या आपकी किडनी में स्टोन बनाएगा और उससे ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। तो असल ज़रूरत विटामिन डी और मैग्नीशियम की होती है। ठीक है। जिसको निगलेक्ट किया हुआ है मॉडर्न आजकल के साइंस में। ठीक तो हम जो दर्द पर काम कर रहे हैं, तो दर्द के जो सेंटर्स होते हैं उसके अंदर जब रवायती तरीका इलाज से किसी पेशेंट का इलाज नहीं हो सकता तो फिर दर्द के सेंटर, जिसको पेन सेंटर्स कहते हैं, वहाँ दुनिया भर में इलाज किया जाता है। तो ये इसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें रीजनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी कहते हैं। इसको हम जो काज होता है ना, जो चीज़ फटा हुआ है, डैमेज हुआ, मेनिस्कस डैमेज हुआ है, जिस पर लोग सर्जरी करते हैं, उसका अल्टरनेटिव हम स्टेम सेल या और चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी क्योंकि बड़ी जदीद है और इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर इसके ज़्यादा से ज़्यादा मालूम। मैं एक आम आदमी के लिए जो सवाल है ना, वो जैसे कि फ़र्ज़ करें ये हमारा घुटना है, ठीक है, इसके अंदर से जल ख़त्म हो गया, ठीक है, टक टक की आवाज़ आने लग गई, चलना फिरना दुश्वार हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी,
आप लोग इसको ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं विदाउट ऑपरेशन? ज़रा इसको करीब से लेकर बता दें ज़रा थोड़ा। लेकिन ये घुटने का तो फंक्शन होता है ना, कोई भी जोड़ जो है ना उसका फंक्शन है मूवमेंट। ठीक है। अगर किसी शख्स की मूवमेंट पूरी है, इस मूवमेंट में ये लिगामेंट इन्वॉल्व है, ये साइड इन्वॉल्व है, ये लिगामेंट इन्वॉल्व है, ये एक स्ट्रक्चर में बंद है। ठीक है। जब ये फट जाते हैं ना जी, तो फिर ये ऐसे ऐसे हिलना शुरू करेगा और उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म पर इसने चलना है, जिसको मेनिस्कस कहते हैं, हाँ। ये फट जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आपका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो करते हैं वो यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, इसके अंदर मेटल्स रख देते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया एक जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ये सारा स्ट्रक्चर को मजबूत करके उधर स्टेबलाइज कर देते हैं। इसके लिए मल्टीपल इंजेक्शंस लगते हैं जो ग्लूकोज से भी बन सकते हैं, वो खून में प्लेटलेट्स होते हैं, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उससे भी बन सकते हैं। वो फैट से आपकी जो पेट की चर्बी है या हड्डी का गुदा है, उससे इससे भी निकाल कर बन सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड से भी बन सकते हैं। इवन जो प्लेसेंटा में है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है प्रेगनेंसी में, वो सेल्स हैं, वो भी स्टेम सेल में मुख्तलिफ बीमारियों में यूज़ किए जाते हैं। तो ये अगर अब काज को रिमूव कर दिया जाए, जैसे कि ये फटा हुआ है, ये दोबारा अगर रिपेयर कर लें तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सही। तो दोबारा जेल भी वापस हाँ बन जी, जाता क्योंकि जेल इसलिए डैमेज हो जाती है उसका सिस्टम कि उसके सेल जो रगड़ खा कर ख़त्म हो जाते हैं। तो जब हम उसमें स्टेम सेल वगैरह डालते हैं तो ये जेल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है ना, ये नॉर्मलाइज हो जाता है 3 से 6-7 महीनों में। ठीक है। तो इसलिए जो हमारा पेन सेंटर्स में, जो कि कराची में ऑस्ट्रेलियन शोर सेल स्टेम क्लिफ्टन में है हमारी एक ब्रांच, इस्लामाबाद में कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर G8 में, और मुल्तान में जनूबी पंजाब के लिए रेलवे ग्राउंड के सामने। अगर 6 महीने का जैसे ट्रीटमेंट है तो 6 महीने में कितनी सिटिंग एक बंदे को कितने दफ़ा आपके पास आना पड़ता है? कुदरत ने जी जो इसको रिपेयर का निज़ाम है ना, वो हर एक को दिया हुआ है, उसी निज़ाम को रीएक्टिवेट किया जाता है इसमें, और हर महीने 15 दिन से लेकर 6 हफ्ते तक बुलाया जाता है। ठीक है। तो हम जब ये इंजेक्शन सारे लगा देते हैं पॉइंट्स पर, तो 15 दिन तक नया टिश्यू बनता रहता है। अच्छा, वो वीक होता है, उसको मजबूत होने में कम से कम 100 डेज चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो महीने के बाद इतना मजबूत हो जाता है, फिर अगला सेशन करते हैं। इस तरीके से मिनिमम 2 सेशन के बाद हम ये सोचते हैं या प्लान करते हैं कि ये ट्रीटमेंट चाहिए या इससे एडवांस चाहिए। ठीक है। तो ये रीअसेसमेंट का टाइम है, जिसको री इवेल्युएशन भी कहते हैं। ठीक है। कि दोबारा इसको देखा जाए कि हमने जो काम किया है उसका अफाका हो रहा है कि नहीं हो रहा मरीज को, तो वो 2 महीने के बाद किया जाता है। अच्छा, मैं एक और सवाल मेरा ये था कि जैसे तकलीफ है, पेन है, ठीक है, पेन कितने दिन में ख़त्म हो जाता है? जब आप वो जो ग्लूकोज के इंजेक्ट करते हैं उससे पेन रिलीफ हो जाता है उसमें? आप पेन जो है रिमूव द काज, यानी जिस वजह से ये पेन हो रहा है उसको रिपेयर करेंगे तो पेन ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो नोसिसेप्टर्स जो कि रिसेप्टर्स उसको सिग्नल दे रहे हैं, उसको भी हम इंजेक्शन लगाने से वो कम हो जाता है। तीसरा जो काम हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी की पेन तंग कर रही है और रिपेयर में टाइम लगेगा, तो इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर, ठीक है, यहाँ पर वो नर्व्स पड़ी होती हैं जो सिग्नल देती हैं ऊपर दिमाग को, इन दिमाग, हाँ जी, तो वो सिग्नल्स ऊपर लेके जा रही हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स हम सुन करते रहें वक्तन फ़वक्तन, तो पेशेंट की जो पेन की जो है, जो पेन होने वाला अमल है, वो रुक जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से घुटने के बारे में, तमाम डिटेल में आपको बता दिया कि 6 महीने का प्रोसेस होता है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसको रिपेयर करने में मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट दी जाती है, और बीच में चेक किया जाता है कि ताकि जो है ना, अगर जो इंजेक्शन वगैरह दिए गए हैं उससे वो रिपेयर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके अगला स्टेज जो है ना वो अप्लाई किया जाता है। लेकिन कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर ये जो है मामला जो है क्लियर हो जाता है। अब घुटने की बात हमने डिटेल में कर ली, और अब हम जा रहे हैं कमर के ऊपर। जो है ना, कमर की तकलीफ़ भी, शैटिका पेन या कमर की तकलीफ़ जो होती है वो पैरों में आना, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां जो है ना। और दूसरा ये कि हमने पहले भी बात की थी कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी वजह से भी कमर में जो तकलीफ़ होती है, तो हम उन तमाम चीज़ों को इस वक्त अहाता करेंगे इंशाल्लाह। तो जी डॉक्टर साहब, कमर का ये हमने दफ़ा लेकर आते हैं, ये हमारे जो वर्टिब्रीज कहलाते हैं, जी,
मोहरे। मोरे। तो ये 7 मोहरे गर्दन के, फिर 12 जो है ना अपने सीने के, 5 पेट के पीछे और 5 नीचे वाले। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेसफुल एरिया होता है इसमें, जिसके ऊपर दबाव आता ही आता है, 40 साल के बाद डिजेनरेशन, जैसे हमारी झुर्रियाँ पड़ रही हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये जो 2 डिस्क हैं ये डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, आप कहे बगैर किसी को भी कह सकते हैं कि कमर में दर्द है, ये L4-5 L5S1 आपका डैमेज होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपको MRI पर देखने की ज़रूरत नहीं होती, यूजुअली यही होता है। इससे ऊपर को डैमेज आया तो या टीबी इन्फेक्शन या किसी चोट की वजह से होता है। अच्छा, ऊपर की चोट या टीबी हाँ। की वजह से होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो एज के साथ साथ, एज के हिसाब से हो जाता है। अच्छा, जो ये जो इंजेक्शन लगता है ख़वातीन के ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के लिए, उसका भी दर्द नीचे वाले ही में होता है? हाँ जी, उसका दर्द जो है ना जी, वो मसलन दूसरे और तीसरे मोहरे के दरमियान सुई लगी, लेकिन दर्द चौथे और पाँचवें S1 के दरमियान। अच्छा, ठीक है। तो ये पोस्चर की वजह से, बैड पोस्चर थिएटर में जो रखा जाता है या डिलीवरी टेबल पर जैसे लिटाया जाता है, उसकी वजह से ये होता है। ये लिगामेंट जो इसको इससे हड्डी को जोड़ता है, जो हड्डी इसको इससे जोड़ रही है चीज़, जो लिगामेंट इसको इससे जोड़ रहा है, ये फट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं जब तक हम इनको रिपेयर नहीं करते। ये खुद रिपेयर करने का टाइम पीरियड है 1 से 3 महीने। ठीक है। उसके बाद अगर दर्द रह गया तो फिर इसको हम, जो हमारी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उसी में ही इसका इलाज है, और उसको इनकी जड़ों में इंजेक्शन लगाया जाता है, और उस इंजेक्शन से दोबारा टिश्यू बनना शुरू होता है, और टिश्यू जो दोबारा बनकर मजबूती होने का जो अमल है 3 से लेके 6 महीने तक 3 से 6 महीने। ठीक है। हर 15 दिन तक ये नया सेल बनेंगे, और 15 से लेके 1 महीना 2 महीने तक ये मजबूती के अमल से गुजरेंगे। ठीक। तो इस सारे प्रोसीजर में जो टाइम पीरियड है इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस दौरान आप इसकी ब्लड सप्लाई अच्छी रखेंगे। पहले ज़माने में ये लिटा देते थे जी, आप रेस्ट करो जी 3 महीने। इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं, रेस्ट का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है। ये चीज़ें लिगामेंट्स में ब्लड सप्लाई इसने हड्डी से लेनी होती है, इसको बाहर से ब्लड सप्लाई नहीं जाती, इसलिए हड्डी में उस वक्त जाएगी जब ये हड्डी मूव करेगी। अगर हड्डी के मूवमेंट आपने बंद कर दिया, मरीज को लिटा दिया, जाओ 3 महीने रेस्ट करो, लेटे रहो, उसके साथ बर्बादी के अलावा उसको और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी जो कॉमन जोड़ होता है ये वाला, ये इलियक बोन है हिप्स की, ये सेंटर से एक बड़ा जोड़ बना रही है, और इसी से इसका सारा वेट यहाँ से होता है वो टांगों में जा रहा है। ये जोड़ कॉमनली जो ड्राइवर्स होते हैं ख़ास तौर पर, उनका डैमेज हो जाता है। अच्छा। दूसरा उन लोगों का डैमेज हो जाता है जो जिनका बहुत बड़ा पेट हो, और पेट जो है ना इसको इधर खींच रहा है, टांगे इस जोड़ को इधर खींच रही हैं, और ये जोड़ जो है ना खचक जाता है। इस खचकने से थाई की आउटर साइड पर, पिंडली की आउटर साइड पर, और छोटी उंगलियों में, 4 उंगलियों में नमनेस महसूस होती है। ठीक। इस नमनेस का सहारा लेकर आपका न्यूरोसर्जन अगर आपको कहता है MRI कराएं, और MRI में L4-5 डैमेज आ गया है, तो उसने आपको सर्जरी एडवाइज़ कर देनी है, जबकि सर्जरी इसमें कतई तौर पर फ़ायदा नहीं देती। और ऐसे लोगों को जिनकी ये सर्जरी कर दी जाती है डिस्क की, उनको परमानेंट डैमेज हो जाता है, और वो मसलसल फिर दर्द में रहते हैं क्योंकि चीज़ें कट गई हैं। इसको हम अपनी ज़बान में फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम कहते हैं। इसकी भी हम टिश्यूज़ को रिपेयर करने का हमारे पास ही इसका रीजनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी में हल होता है। तो ये जो बहुत सारी दर्दें जो हैं यहाँ से लिगामेंट जो आपस में जोड़ रहे हैं, इन सब की दर्दें नीचे टांग में जानी है। ठीक है। टांग के मुख्तलिफ एरियाज़ में जानी है, मुख्तलिफ पोस्चर में मुख्तलिफ जगह जाएंगी। अब हमें टेक्निकली पता है कि किस लिगामेंट की, किस टेंडन की दर्द किधर जा रही है। हम प्रैक्टिकली उसी को जाकर रिपेयर करेंगे और पेशेंट ठीक हो जाता है। यानी अगर आपको शैटिका डायग्नोसिस है तो शैटिका एक ले टर्म है। असल में यह जो यूज़ होना चाहिए सूडो शैटिका होना चाहिए। सूडो शैटिका मतलब ये है कि टांग में दर्द जाती है लेकिन वो नर्व को नहीं दबा रही, इसलिए कि नर्व, हर बंदा कह रहा होता है जी मेरी जो है नर्व, उसने कहा है, डॉक्टर ने कहा है नर्व दब गई है। MRI पे ये कहा नर्व दब रही है। नर्व अगर दबे तो उसका पेन शूटिंग तरीके से नीचे जाता है, जैसे ये सरिया जा रहा है, और ये एंड तक जो है ना आपके अंगूठे तक जाता है, और ये बैठने में ज़्यादा होती है। अच्छा। बल्कि चलने में कम हो जाती है रादर। इसलिए इसकी तशखीस के लिए आपको बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो है ना सर्जिकल डायग्नोसिस बनने के बाद पेशेंट के लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी कि अगर उसका ऑपरेशन हो जाए और फिर नाकाम हो जाए।
जो सर्जरी है वो एथिकल अनएथिकल हमारे पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हो रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए हम लोग टीवी पर आकर बताते हैं लोगों को कि कब आपने आंखें बंद करके डॉक्टर की बात सुननी है, और हर जगह आंखें बंद रखने का आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। सही बात है। इसकी जो डायग्नोस्टिक्स जो होते हैं ना स्कियाटिका के लिए, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो दुनिया में नर्व कंडक्शन स्टडी है। यानी जो नर्व यहाँ से वो डॉक्टर कहता है जी दब रही है, तो इसकी कंडक्शन स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। वो आमतौर पर सारे CMH में ये मशीनरी अवेलेबल होती है। तो नर्व इलेक्ट्रॉनिकली हम देख लेते हैं कि कहाँ से ये दब रही है। यूजुअली ये दब नहीं रही होती, बल्कि 80% केसेस में नहीं दब रही होती, लेकिन डिस्क जो है ना ये डिहाइड्रेटेड होती है, काली हो जाती है। वो एज की वजह से होती है, उसको छेड़ने से और बंदा मरीज जो है ना ख्वार हो जाता है। सही। और ये अभी मैं इसकी बात तो हो रही है, इसी तरह से गर्दन का जो सर्वाइकल का जो मसला है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ये गर्दन के जो हो रहे हैं आजकल मोबाइल और हाँ, जो जिसकी वजह से लैपटॉप से जब बहुत टाइम गुजारने की वजह से, और कम उम्र में भी बहुत हो रहे हैं ज़्यादा। तो ये जो मोरे साथ हैं ये अफेक्ट होते हैं। अब हर जगह की 5 नंबर की जो कंडक्शन है वो कंधे पर आ रही है, उंगलियों में कहाँ जाती है, ये पूरा इसका एक डर्माटोम जो इसका नक्शे बने होते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये जो 5 नंबर अगर दबता है यानी कि कमज़ोर पड़ता है तो उसका दर्द जो है वो पूरे कंधे पे और हाथ में और उंगलियों तक आता है। अच्छा, अब ये जो नर्व है ना जी, ये तो MRI पे तो आपको दिखा देगा कि जी ये जो C5, C6, C7 ये एरिया आपके डैमेज हो गया। लेकिन क्या वो नर्व को दबा भी रहा है? या अक्सर ये नहीं दबाता। अक्सर ये होता है कि इसको जो लिगामेंट्स जो इनको आपस में जोड़ रहे हैं उनकी कंडक्शन बाजू में आ जाती है। ठीक। और अगर उस लिगामेंट्स को हम पहचान लें और उसको इंजेक्ट करें, रिपेयर कर लें, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। जैसे किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी उलट गई है, पलट गई है, उसमें ये कॉमनली ये चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। और ये इसकी रिपेयर से पेशेंट जो है ना डिसेबिलिटी से बच सकता है। ठीक। इसी तरीके से यहाँ से जो निकलने वाले लिगामेंट्स हैं जो सर की स्कल से मिलाते हैं, सर से मिलाते हैं, ठीक है, इस साइड से ये जब खिंच जाते हैं टेंशन से, एंजाइटी से या किसी झटका लगने से, जिसको व्हिप्लैश इंजरी कहेंगे, तो उसकी दर्द भी आंखों में इधर और इधर आती है। ठीक है। जब भी आपको सर में दर्द हो, ये सर के निचले वाले हिस्से में दबा कर देख लें कि ये टेंडर तो नहीं है, दबाने से दुख तो नहीं रहा, ठीक है। जब ये कान के करीब वाली हड्डी है, इस जगह से अगर दुख रहा है तो इसकी दर्द इधर आएगी। अच्छा। आप थोड़ा पीछे जाते जाएंगे या आगे दर्द आती जाएगी, और सेंटर के साइड पर जो ये टेंडर एरिया है तो इसकी बिल्कुल आंख में जाती है दर्द। तो यानी कि मतलब ये है कि ये जो सर के नीचे वाले हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो उसका दर्द जैसे मुस्तकिल दर्द रहता है सर में या वो साइड में, वो बिल्कुल मिग्रेन, जिसको आप मिग्रेन कह रहे होते हैं, लेकिन असल में वो मिग्रेन नहीं होता है। जैसे मैंने शर्टिका और सूडो शर्टिका की टर्म यूज़ की है, इसको भी हम कहेंगे कि सूडो मिग्रेन है, यानी लुक्स लाइक मिग्रेन की तरह ये हेडेक हो रहा है, आंख में भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, लेकिन ये मिग्रेन नहीं होता। मिग्रेन तो सिर्फ 20-25% होता है, 75% जो है ना यहाँ से या नाक के पीछे गदूद होता है उससे आता है। अच्छा। नाक के पीछे वाला गदूद हम सुन कर दें तो वो दर्द, काफी सारे दर्द ठीक हो जाते हैं। अच्छा, नाक के पीछे कोई गदूद होता है, या इस साइड में कोने में पड़ा होता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। और दूसरा ये कि ये सर के ऊपर जो जहाँ पर रीढ़ की हड्डी आकर मिलती है, हाँ, रीढ़ की हड्डी से ऊपर थोड़ा सा 1 इंच ऊपर ये जगह बनी होती है, एक लाइन है, तो आपने कहा लाइन का, इसको दबा कर देखें कि अगर यहाँ तकलीफ है, दर्द है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से वो दर्द जो है ना वो सर के आगे के हिस्से में, हाँ बिल्कुल, ये 30 साल तक चलती रहती है। अभी आपको पता चलेगा जी कि 25 साल से दवाई खा रहा है पेशेंट, ठीक नहीं हो रहा है, मिग्रेन की खा रहा है। तो जब आपने देखा कि जी ये तो यहाँ से आ रहा है, हमने यहाँ इसकी रिपेयर की, पेशेंट ठीक हो गए। ठीक है। तो अच्छा, ये भी कॉमन है। MRI में आ जाता है कि ये जो चीज़ है? नहीं, ये तो हाथ से देखना पड़ता है। टेक्निकल है ये, टेक्निकल है ये, हाईली टेक्निकल, इसको हाथ से देखना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। MRI में इसका कोई वो नहीं, MRI पे तो आपको जो है ना जी ये डिस्कें नजर आएंगी, जो डायनामिक टेस्ट है जी वो आप तो हाथ से देखने पड़ते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो अक्सर एक बात सुनी जाती है कि 30-40 साल की उम्र के बाद किसी का भी अगर कमर का MRI करवाया जाए तो उसके डैमेज लाजमी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब नजर आएगी। बिल्कुल, L4-5 पे तो स्टार्ट हो जाता है जी, और किसी का जो है ना कोई झटका लगा, कोई जंप किया किसी ने, तो जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक रिसर्च की थी जो नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स
जिनमें कोई कमर दर्द की कंप्लेंट नहीं, उनका एमआरआई कराया तो उसमें तकरीबन 40% से ज़्यादा लोगों में जो है ना डिस्क की डैमेज नजर आई। ठीक। तो बजाय इसके कि एमआरआई देखकर डिस्क के पीछे भागे, सिम्टम देखें क्या उससे रिलेटेड हैं भी नहीं है। तो ये हमारा असेसमेंट पेन सेंटर्स में खुसूसी तौर पर हमारे सेंटर्स में ये इसकी रीअसेसमेंट होती है, क्या एमआरआई जो बोल रहा है वो उसको पेन है भी सही कि नहीं है, और अगर रियली वाकई शियाटिक है तो फिर उसकी पहली ट्रीटमेंट होती है इस नर्व के ऊपर, इसको आम ज़बान में आम फहम में रग छुड़ाने वाला इंजेक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांसफोरामिनल नर्व रूट इंजेक्शन। ये इसके अंदर या एपिड्यूरल में हम स्टेरॉयड देते हैं, उससे जो उसकी सोजिश खत्म होकर पेशेंट की जो सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक। आपके पास सर्जरी वाले पेशेंट बहुत थोड़े से रह जाते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे इजी यानी कि आसान लफ्ज़ों में हमने लोगों तक जो है पहुँचाया। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर आइएगा, और ताकि और जो भी लोग रब्ता करना चाहते हैं उनका टेलीफोन नंबर चल रहा है, तो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं और जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो भी चीज़ है वो ज़ाहिर बात है आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो वो ज़्यादा ईजिली जो है ना वो हो सकेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत और शुक्रिया जी, इंशाल्लाह आपने फिर मौका मुलाकात दिया होगी। कि मैं अपने आपके जो सामीन और नाज़रीन हैं उन पर नहीं ये थोड़ा एक दो प्रोग्राम में नहीं होगा, डिटेल में हमें ज़रा आगे भी प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे ताकि लोगों की समझ आ जाए कि बेसिकली है क्या।